प्रसाद शर्मा। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बिल नंबर 18 of 2022, the West Bengal Land Reforms and Tenancies Tribunal Amendment Bill 2022, आज इस महती सदन पर इस बिल के कुछ पॉइंट्स पर पुनर्विचार के लिए आग्रह करते हुए मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी। कहा गया था भारत में ट्राइब्यूनल ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं की है। ट्राइब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण इसको कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट की 2010 की राय थी। तो इसी राय को आगे बढ़ाते हुए मैं इस अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 जहां लिखा है द चेयरमैन एंड द जुडिशियल मेंबर शेल बी अपॉइंट बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, इसकी जगह द चेयरमैन एंड द जुडिशियल मेंबर शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस जो लिखा चेंज किया गया है। तो इसमें मैं कुछ एक रूलिंग्स को यहां पर सदन में बताना चाहूंगा रेफरेंस के तौर पर। एसपी संपत कुमार और अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 9/12/1986 का एक जजमेंट जिसके कुछ लाइन में उल्लेख करना चाहूंगा। इफ द ट्राइब्यूनल इज क्रिएटेड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट and the jurisdiction of the High Court under Article 226 and 227 is taken away and vested in it, it is but essential that the same independence from possibility of executive pressure or influence must also be ensured to the chairman, vice chairman and members of the tribunal. सीधी सी बात है, अगर ट्राइब्यूनल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रतिस्थापन के लिए है, इसके प्रतिस्थापन में है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता की सुनिश्चित की जानी चाहिए। और हम आज इस पर सीधी से मतलब राज्य सरकार को ही ये बनाने के लिए, ट्राइब्यूनल बनाने के लिए हम जिम्मा दे रहे हैं उसकी। अब इसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स के बारे में 1986 में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि while reviewing the Administrative Tribunal Act in 1985, the Supreme Court stated that the total insulation of the judiciary from all forms interference from the executive is basic essential feature of the Constitution. मैं भारत की संविधान की जो बेसिक एक फीचर है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। कार्यपालिका के सभी प्रकार के हस्तक्षेप से हम न्यायपालिका का पूर्ण अलगाव संविधान की एक बुनियादी और अनिवार्य विशेषता है। हम इस विशेषता के ऊपर अगर चर्चा करें और इस पर पुनर्विचार करें तो ये अच्छा होगा, मुझे लगता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि अब जब ये ट्राइब्यूनल्स बनेगी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगी। मैं इसके फ्यूचर में भी जाना चाहता हूं। इसमें इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड setting up an independent mechanism for uniform management of appointments and administration of tribunals. The court specified that until such an independent agency is set up, all tribunals should be under the administration of a single nodal ministry. Clear है? और हम सरकार को ही दे रहे हैं, राज्य को दे रहे हैं
क्योंकि इसकी सीधी सी अर्थ क्या होता है कि न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि जब तक इस तरह की एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं हो तब तक सभी न्यायाधिकरण एक नोडल मंत्रालय जैसे कानून मंत्रालय के प्रशासन के अधीन हो जाती है। तो इस कुछ रेफरेंस को लेते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं कुछ बुनियादी चीजों को लेकर। हमारे देश की संविधान की कुछ सिद्धांत है जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन कहते हैं। उसमें विशेषकर 6 विषय को मैं उल्लेख करना चाहूंगा और 2 की चर्चा करनी चाहूंगा। पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिफ, ग्रहण का सिद्धांत। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, गंभीरता की सिद्धांत। तीसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की सिद्धांत। चौथा, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, पिथ और पदार्थ की सिद्धांत। पांचवा, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, रंगीन कानून का सिद्धांत। और छठा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। यह हमारी संविधान की एक संवैधानिक सिद्धांत है कि हम इसके तहत चलना चाहिए। हमें देश को इसके तहत चलाना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइब्यूनल्स के ऊपर मैं इन 6 सिद्धांतों में सिर्फ 2 सिद्धांतों की चर्चा यहां करना चाहूंगा। पहली, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन। इस सिद्धांत की इस कहावत पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। मैं इसी ट्राइब्यूनल पर आ रहा हूं। जो प्रत्यक्ष रूप से किया नहीं जा सकता है वो परोक्ष रूप से भी किया नहीं जा सकता है। सिद्धांत तब लागू होता है जब विधायिका कुछ ऐसा करती है जो सीधे उसके शक्ति के दायरे में नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है यह बिल भी कुछ परोक्ष रूप से उसी रास्ते चल रही है। और मैं दूसरे एक सिद्धांत पर जाना चाहूंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की सीमा तक ही शून्य है। वह भाग जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, यदि शेष प्रावधान से हटा दिया जाता है तो शेष वैध रहा जाता है और कार्यशील भी रहता है। यदि अमान्य भाग को हटाने के बाद विधायी आशय गायब है तो उस स्थिति में पूरा प्रावधान शून्य हो जाता है और उसकी अपेक्षा कर दी जाती है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य में जो एक केस हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि शून्य भाग की चूक से कानून की प्रकृति, वस्तु या संरचना में परिवर्तन नहीं होता है तो बाद वाले को बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है। तो ये दोनों डॉक्ट्राइन जो है संविधान की, ये डॉक्ट्राइन की तहत अगर हम चलें तो ये बिल पुनर्विचार के लिए रखना बहुत 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 जरूरी है संविधान के तहत। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, चूंकि मेरा जीवन जब मैंने शुरू किया तो मैंने पत्रकारिता से अपनी लाइफ शुरू की थी। मैं कभी इतिहास में जर्नलिस्ट रहा था। तो जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है। तो डेमोक्रेसी के 4 पिलरों में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया। अब जुडिशियल, देखिए ये 4 पिलर में कोई भी एक पिलर अगर दूसरे पिलर को बर्बाद करने की सोचे या एक पिलर कोई दूसरे पिलर को आंच लगाए
तो ये प्रजातंत्र नहीं रहेगी, ध्वस्त हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल मैटर है। ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का प्रहार हो तो निसंदेह रूप से हम कह सकते हैं कि इससे जुडिशरी बहुत 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 कमजोर हो जाएगी। तो इन्हीं विषयों को रखते हुए देखिए, मैं जो विरोध कर रहा हूं, मैं विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं संविधान को पकड़ के इस बिल को हम किस तरह से मैं पुनर्विचार के लिए बोल रहा हूं, करना चाहिए, उसके ऊपर हमें जाना चाहिए। और कुछ मैं संविधान से बाहर निकल के भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। ये जैसे लैंड इश्यूज पर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बिल लैंड रिफॉर्म्स की है। इसमें अभी कुछ बातें जैसे समस्याएं, अभी मेरे पास एक चार्ट है, ये डिमांड्स ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज इन वेस्ट बंगाल में जमीन के लेके रिफ्यूजल टू गिव अप लैंड फॉर प्रोजेक्ट, ये 10 मार्क्स में 7 अंक पर है। डिमांड ऑफ रिहेबिलिटेशन 6 अंक पर है। कंप्लेन अगेंस्ट प्रोसीड्यूरल वायोलेशन 6 अंक पर है। डिमांड फॉर प्रोमिस्ड कंपेंसेशन 6 अंक पर है। डिमांड फॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ लैंड राइट्स 4 अंक पर है। डिमांड टू रिटेन प्रोटेक्ट अगेंस्ट टू कॉमन लैंड रिसोर्सेज 3 अंक है। ये सारी चीजें कल कहां जाएगी? इसी ट्रिब्यूनल में जाएगी। इन सारी चीजों को कौन देखेगा? यही ट्रिब्यूनल देखेगा। और इस ट्रिब्यूनल को किसके खिलाफ करेगा? ये कंप्लेन किसके खिलाफ होगी? सरकार में अगर कहीं कुछ मिसमैनेज हो तो उसके खिलाफ लोग ट्राइब्यूनल में जाएंगे, तो वहां उसको बनाने वाली ही सरकार रहेगी, तो न्याय हमें कहां से मिलेगा? ये एक बात है। दूसरी बात, मैं लोकल इश्यूज पर भी आता हूं इसी बिल के लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। बंद चाय बागानों के आर्थिक नियमों में अभी काफी गड़बड़ी है। कुछ दिन पहले मैंने हमारे लेबर मिनिस्टर को एक इस आशय पर चिट्ठी भी दी थी। उन्होंने आंशिक रूप से इसके ऊपर काम भी किया। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं सदन में। तो उनकी जो फाइनेंशियल गड़बड़ी है चाय बागानों में, बंद पड़ा हुआ है कई सालों से चाय बागान। आज हम उन चाय बागानों को लीज कैंसिल नहीं कर रहे हैं और उसको पुनर्प्रतिस्थापित करने के लिए पुराने मालिक का लीज को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। मैं लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ही बता रहा हूं ये। दूसरी बात, अभी अभी माननीय सदस्य हमारे श्री समीर कुमार जाना जी ने बताया कि बहुत ही लैंड पट्टा देने का बात बताया उन्होंने। सरकार बहुत लैंड पट्टा दे रहा है। 150 सालों से चाय श्रमिक अपनी पसीना बहा के चाय बागानों में रह रहे हैं। उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आज चाय की पत्ती बीन रही है। मैं इस सदन में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, वो आग्रह करूंगा कि इनको लैंड राइट कब तक मिलेगी। और एक छोटी सी बात जो मेरी समझ में नहीं आती है, मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इस मामले पर। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे जमीन है 7 कट्ठे, 4 कट्ठे, 5 कट्ठे, 10 कट्ठे की, जहां पर वर्षों से घर बना हुआ है, लोग रह रहे हैं, वहां पर कोई बरगादार उस जमीन पर नहीं है। और अगर कहीं खाली भी हो तो 5-6 कट्ठा में कोई कृषि नहीं कर रहा है, लेकिन उस जमीन पर अब भी बरगादार है। वर्षों से लोग घर बना के रह रहे हैं, फिर भी बरगादार है। ये तो थोड़ा अन्याय हुआ ना। इसके ऊपर भी हमें लगता है, ये लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय देकर सोचना चाहिए। ये छोटी छोटी जो जमीन है जिसके ऊपर से अगर बरगादार हटे, क्योंकि जब तक बरगादार नहीं हटता तब तक वो वास्तु नहीं होता, जब तक वास्तु नहीं होता तब तक वहां घर बनाने का प्लान पास नहीं होता। तो एक गरीब लोगों की सपना होता है
आदमी नौकरी से रिटायर होके अपना जमा पूंजी वो 4-5 कट्ठा जमीन पर लगाए हुए होते हैं। उनको वहां घर बनाने का एक सपना होता है, वो बहुत ही बड़ी सपना होता है। गरीबों के लिए एक छोटा सा घर, 2 कमरा भी एक महल होता है। तो कम से कम उनके लिए भी सोच के ये छोटी छोटी जमीन से बरगादार को हम ऑटोमेटिकली हटाने का कोई अगर व्यवस्था ले सकें ये सरकार, तो लगता है पूरे बंगाल के लोग इसमें खुश हो जाएंगे, जो भी इस विषय से आज तक पीड़ित हैं। और बस मैं एक बार पुनः देखिए मैं कभी पत्रकार था, कभी पढ़ाता भी था। तो जब पढ़ाता था तो मैं कुछ एक्सप्लेन करके ही बोलता था, वो आदत गई नहीं है, समय लगेगा। तो मैं पुनः एक बार, मेरी बात खत्म करने से पहले वो लाल बत्ती तक ही बोलना चाहिए ऐसा नहीं है। मैं पुनः एक बार अपनी बात खत्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2010 के उस विषय पर जाना चाहूंगा कि भारत में ट्राइब्यूनल्स ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं की है। ट्राइब्यूनल्स को कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए, इसको हमारे लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर से मुक्त रखना चाहिए, तभी इस देश में प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगी। ये कहते हुए कुछ इस पर पुनर्विचार किया जाए कहते हुए मैं अपनी वक्तव्य यहीं शेष करता हूं। धन्यवाद।